करते करते n n-1 n-2 ऐसे करते करते लास्ट तक कहाँ जाएंगे 3 × 2 × 1 तक जाते हैं। जैसे मान लो आपको फैक्टोरियल 5 की वैल्यू पता करना है तो क्या होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है ऐसे। और ऐसे ही जो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला होता है NCR ये इक्वल्स टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और कितना n-r का फैक्टोरियल। बस ये दो फॉर्मूले आपके काम में आएंगे जब अपन अपने पास n थिंग्स रहेंगी उसमें से r को व्यवस्थित करना है या r का सिलेक्शन करना है। ठीक है तो वहां पे इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। तो पिछले लेक्चर में जो भी हमने डिस्कस किया था उस पे बेस्ड कुछ 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है ये, फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 5 white 7 red and 4 black balls ए मैन ड्रॉन रैंडम 3 मतलब रैंडमली 3 बॉल अपन ने उसमें से ले ली। तो हमें पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ऑल व्हाइट। जो 3 बॉल अपन ने सेलेक्ट की है उसमें से तीनों के तीनों की व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये अपन को पता करना है। तो ये पूरा का पूरा बेस्ड किस पे हो गया, कॉम्बिनेशन पे। तो पहले तो अपन पता करते हैं टोटल कितनी बॉल है, टोटल ये इतनी बॉल टोटल है अपने पास। ठीक है कितनी, 5 + 7 + 4 तो टोटल कितना हो गया 16 हो गया। अब 16 बॉल में से अपन को कितने का सिलेक्शन करना है, 3 का। तो 16 में से 3 का सिलेक्शन कितने तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन जो है इसका आंसर बताएगा, कॉम्बिनेशन। ठीक है कितने में से 16 में से 3 का सिलेक्शन कैसे होगा, तो क्या हो जाएगा 16C3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 16C3 इसका मतलब 16 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल और इंटू 16 - 3 यानी कि 13 का फैक्टोरियल। अब 16 को ओपन कर लो, कितना आएगा 16 का फैक्टोरियल, 16 × 15 × 14 × फैक्टोरियल 13 लिख दो और अपॉन में 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 और इंटू फैक्टोरियल 13। फैक्टोरियल 13 से फैक्टोरियल 13 कैंसिल हो गया। अब 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15 और 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16। तो कितना बचा आपके पास, आपके पास बचा 8 × 5 × 14। तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 70 × 8, 8 × 7 = 56। तो 56 का 0 आगे लिख दो तो 560, यानी कि 3 बॉल को सिलेक्ट करते हो तो आपके पास टोटल कितने तरीके निकलेंगे, 516 तरीके निकलेंगे। ठीक है ये तो हो गया टोटल आउटकम यानी कि NS। ठीक है क्योंकि आपके पास कितनी बॉल है, 16 बॉल है, 16 में से 3 का सिलेक्शन कितने तरीके से कर सकते हो वो आपके पास कितना आ गया, वो आपके पास आ गया 560। आपके पास सैंपल स्पेस में कितने आउटकम है ये तो पता, मतलब सैंपल स्पेस में नंबर पता चल गया। अब आपको क्या बोला है, आपके पास ई बोला है, ई इवेंट जो है इसमें बोला है क्या, व्हाइट बॉल। क्या है, व्हाइट बॉल। तो व्हाइट बॉल कितनी है अपने पास, व्हाइट बॉल है अपने पास 5। तो 5 में से कितना ड्रॉ कर रहे हैं अपन, 3 ड्रॉ कर रहे हैं। तो जो अपने पास NE होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल है अपने पास 5 बॉल और 3 का सिलेक्शन करना है तो 5C कितना हो गया 3 और 5C3 का मतलब कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 5 - 3 यानी कि 2। इसको ओपन कर दो तो कितना आएगा 5 × 4 और इंटू कितना 3 का फैक्टोरियल और पूरे के अपॉन में 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल ओपन कर दो तो 2 × 1। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 यानी कि कितना आ गया आपके पास 5 × 2 यानी कि 10। ठीक है तो NE और NS जब आ गया तो आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू NE
अपॉन में एन एस, और एन ई कितना है आपके पास 10, एन एस कितना है 560, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 अपॉन में 56। ये हो गई प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 cards are drawn at random. Find the probability of the following event. दो इवेंट दे दिया हमें। एक इवेंट में पूछ रहा है हमसे both cards are of spade और 1 card of spade and 1 card of diamond। तो पहले तो अपन प्रोबेबिलिटी मतलब सैंपल स्पेस पता करते हैं। तो सैंपल स्पेस पता करेंगे तो कैसा आएगा, यहाँ पे दो कार्ड अपन को विड्रॉ करना है, दो कार्ड विड्रॉ करना है उसमें से, तो क्या होगा 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। 52 अगर टोटल कार्ड्स होते हैं तो आपके पास कितना है, क्या बनेगा फॉर्मूला एन एस का फॉर्मूला बनेगा 52C2, और इसे क्या लिखोगे फैक्टोरियल 52 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इंटू 52 में से 2 गए तो 50 का फैक्टोरियल, और इसे ओपन करोगे तो देखो ये आएगा 52 इंटू 51 इंटू फैक्टोरियल 50, है ना। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसे लिखोगे 52 इंटू 51 इंटू 50 का फैक्टोरियल, और इसके अपॉन में कितना 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 50 से फैक्टोरियल 50 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल कर दो तो 26 आ जाएगा। 26 और 51 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 1320, यानी कि टोटल अपन ने एन एस जो था वो पता कर लिया। कितना आया एन एस, अपने पास एन एस आया ये इक्वल्स टू 1326, ये अपने पास एन एस आ गया। ओके, एक में ही मिक्सअप हो रहा है पूरा, है ना, इसको इरेज कर दो ये। ठीक है, ये आ गया एन एस। अब एन एस आपके पास आ गया तो आपके पास देखो यहाँ पे दो इवेंट गिवन है। एक इवेंट में बोल रहा है कि आपके पास जो दोनों कार्ड है वो किसके होने चाहिए, स्पेड के होने चाहिए। अब हमने लास्ट लेक्चर में ये सीखा था कि स्पेड हो या फिर क्या हो, डायमंड हो या फिर हार्ट हो या फिर क्लब हो, सबके कितने कार्ड होते हैं टोटल 13 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं 13। तो स्पेड का होने के लिए अपना पहला इवेंट ये मान लो कि जो E1 है वो क्या है, ये इवेंट है अपना किसका, स्पेड कार्ड होने का। ठीक है, इवेंट इस क्या है कि वो इवेंट क्या रहेगा, स्पेड कार्ड का इवेंट रहेगा। तो बताओ आप NE1 अगर पता करोगे तो स्पेड के कितने कार्ड है 13 कार्ड है, इसमें से कितने चूज करने हैं 2, तो 13C2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 13 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, और 2 में 13 में से 2 गए तो 11 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 13 को 13 इंटू 12 इंटू 11 का फैक्टोरियल होल अपॉन कितना 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 11 का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 13 6 जा 78, ये इसका आ गया अपने पास NE। अब इस इवेंट की अगर आप प्रोबेबिलिटी पता करोगे तो कितना आएगा, PE1 इक्वल्स टू कितना NE1 अपॉन में NS। NE1 कितना है 78 है, NS कितना आया था 1326, है ना। और नहीं तो ना NS अगर अपन देखें तो NS हमने कैसे निकाला था 26 इंटू ऐसा कुछ आया था ना, 26 इंटू 51 आया था, उससे और इजीली यहाँ पे कैंसिल आउट कर पाओगे। ठीक है, जैसे ऐसे लिख रहे हैं, क्या आया था 76 को अपन ने अभी कहाँ कैसे पता किया, 76 को पता किया 13 इंटू 6 से 78 को, है ना। और 1326 किसका मल्टीप्लाई आया था 26 इंटू 51 का आया था। देखो आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 2 1 जा 2,
2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1 अपॉन में 17। अब देखो डायरेक्ट ये कट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, तो देख लो अगर कैंसिल आउट इजीली हो सकता है ऐसे का आप कैंसिल आउट कर सकते हो। ओके, तो दोनों कार्ड स्पेड होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1 अपॉन में 17। सेकेंड जो पार्ट है इसमें इसमें वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है वन कार्ड किसका होना चाहिए? वन कार्ड स्पेड का होना चाहिए, और एंड वन कार्ड क्या होना चाहिए? वन कार्ड डायमंड होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या लग गया? डायमंड एंड लग गया, और एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो स्पेड के कितने कार्ड रहेंगे? 13। 13 में से कितने का सिलेक्शन करना है आपको? 1 का सिलेक्शन करना है, इनटू फिर से डायमंड के कितने कार्ड रहेंगे? 13, और 13 में से कितने का सिलेक्शन करना है? 1 का सिलेक्शन करना है। और आपको पता है कि NC1 की वैल्यू कितनी होती है? n होती है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? ये भी 13 और ये भी 13, और इसका मतलब क्या आ जाएगा? 169। ओके, तो ये अपना क्या हो जाएगा? अगर हम वन कार्ड स्पेड वन कार्ड डायमंड का बोल दे तो ये अपना हो जाएगा NE2 बोल देते हैं इस इवेंट को। तो फटाफट प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो इसकी, कितनी आ जाएगी? तो बस सिंपली क्या, PE2 इक्वल्स टू कितना? NE2 अपॉन में NS। तो 169 अपॉन में कितना? 1326। 13 इंटू 13 है, 13 13 जा, और 13 1 जा 0, 13 2 जा, तो 13 अपॉन में 102 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द चांस दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 वेंसडे। अब देखो वेंसडे बोले, संडे बोले, मंडे बोले, ट्यूसडे बोले, कोई सा डे 7 में से बोल दे, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। कैसे सेम रहेगी? देखो हर एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 300 कितने? 66, है ना? और हमें ये पता है कि 52 वीक तो होते ही है। अगर 52 वीक होते हैं तो 52 डेज तो सभी आएंगे, और 52 डेज का मतलब हो गया इससे दो कम, यानी कि आपके पास दो एक्स्ट्रा डेज बचेंगे। अब ये जो दो एक्स्ट्रा डेज हैं ये क्या क्या हो सकते हैं? या तो संडे मंडे हो सकते हैं, या तो मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, या तो ट्यूसडे वेनेसडे हो सकते हैं, या तो वेंसडे और थर्सडे हो सकते हैं, या तो फिर थर्सडे और फ्राइडे हो सकते हैं, या तो फिर फ्राइडे और सैटरडे हो सकते हैं, या तो सैटरडे और संडे हो सकते हैं, सैटरडे और संडे हो सकते हैं। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि NS कितना हो गया? NS कितना हो गया? 7 हो गया। अब कोई सा भी डे आपको दे दे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई भी दे दे, जैसे मान लो संडे गए तो संडे यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, दो जगह आ रहा है। मंडे देखो तो मंडे यहाँ यहाँ दो जगह आ रहा है, ट्यूसडे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, दो, कोई भी लोगे दो ही आएगा, यानी कि NE कितना हो जाएगा आपके पास? 2 हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितनी? 2 अपॉन में 7, ये आ गई प्रोबेबिलिटी। ओके, तो अगर आपसे ऐसा पूछता है कि अगर कोई लीप ईयर है तो उसमें कोई भी डे 53 डे होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2 अपॉन में 7 हो जाएगी। हमने इक्वली लाइकली इवेंट पढ़ लिया था, कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया था इवेंट का। अब हमें कुछ दो टाइप के इवेंट और स्टडी करने हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो इवेंट? एक इवेंट है जिसका नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या नाम है? थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, है ना? क्या नाम है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, ये इवेंट है।
तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या हो गया? आपके पास दो इवेंट हैं, कोई भी दो इवेंट हैं, ऐसे बोल सकते हैं, टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली, देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलो या इसका एक और नाम बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होता है? फाई। तो इसे बोल सकते हो डिसजॉइंट। क्या बोल सकते हो? डिसजॉइंट बोल सकते हो। या एक और नाम होता है इसका, डिसजॉइंट बोलो, या फिर इसे बोल सकते हो इनकॉम्पेटेबल। इनकॉम्पिटिबल, ठीक है। ये तो डिसजॉइंट इवेंट बोलो, इनकॉम्पिटिबल इवेंट बोलो, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? आपके पास दो इवेंट है ए और बी, इसका इंटरसेक्शन करो तो आपके पास कितना है? 0। मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, या डिसजॉइंट इवेंट, या इनकॉम्पिटिबल इवेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर ये फाई है, मतलब ये फाई है, तो क्या होगा? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सॉरी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि वो दो इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोल सकते हैं, ठीक है। या यूं बोल दें कि अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब यही होता, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए आपने एक डाइस लिया, डाइस को थ्रो किया, तो सैंपल स्पेस आपके पास कितना बना? 1 2 3 4 5 6। अब आपने एक इवेंट इसमें बनाया, एक इवेंट बनाया ए, जिसको आपने बोला इसमें सारे ऑड नंबर रहेंगे, यानी कि 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा। आपने दूसरा इवेंट बनाया बी, इसमें आपने बोला सारे इवेंट नंबर्स रहेंगे, तो 2 4 6। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या फिर डिसजॉइंट इवेंट है, ठीक है। और इसके बाद एक और इवेंट हमें पढ़ना है जिसे हम बोलते हैं क्या? एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। दूसरा जो इवेंट समझना वो क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट। यार जूम तो करा मैंने। एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव इवेंट। अब ये कौन सा इवेंट होता है? एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब होता है कि अगर आपके पास मान लो दो इवेंट है, एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है, ये दोनों इवेंट एग्जॉस्टिव कहलाएंगे अगर आप इन दोनों का यूनियन कर दो ना, तो आपके पास सैंपल स्पेस मिल जाए, तो इन दोनों इवेंट को क्या बोला जाएगा? एग्जॉस्टिव इवेंट बोला जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके पास मान लो बहुत सारे इवेंट्स हैं, उन सब का यूनियन कर दिया आपने, और क्या आ गया? आपके पास सैंपल स्पेस आ गया, तो हम क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपने मान लो एक डाइस ही थ्रो किया है, डाइस थ्रो किया तो सैंपल स्पेस बना कितना? 1 2 3 4 5 6। और एक इवेंट इसमें आपने बनाया, इसमें मिला 1 2 3 4, और दूसरा इवेंट आपने बनाया, इसमें मिला 4 5 6। आपने इन दोनों का यूनियन किया तो क्या मिल जाएगा? आपको सैंपल स्पेस मिल जाएगा। इसका मतलब ये दोनों इवेंट कैसे इवेंट होंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा ही इवेंट जो अपने इधर लिखा था, ये वाला इवेंट देखो, तो इन दोनों का अगर आप क्या कर रहे हो? ए यूनियन बी पता कर रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है? एस मिल रहा है। और अगर आप ए इंटरसेक्शन बी पता कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? फाई मिल रहा है, ठीक है ये क्या? ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन फाई है। लेकिन जब हमने यूनियन पता किया इसका, तो क्या आ गया? एस आ गया, सैंपल स्पेस आ गया। तो इस तरह के इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन,
अगर मान लो ये सेटिस्फाई नहीं होता ऊपर वाला तो केवल इसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। दोनों ही सेटिस्फाई हो गया तो क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। क्या, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का एडिटिव लॉ क्या होता है। ठीक है, तो क्या होगा, एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ क्या स्टेटमेंट है, इफ E1 एंड E2 आर एनी टू इवेंट, ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है, ऐसा प्रूफ करना है हमें। तो मान लिया भाई हमारे पास, हमने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट किया तो क्या होगा, अपने पास कोई सैंपल स्पेस बनेगा। तो हमने मान लिया कि S क्या है, S कोई सैंपल स्पेस है। क्या है, S कोई सैंपल स्पेस है, और सैंपल स्पेस के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं, S है। ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब हमने दो इवेंट मान लिए, क्योंकि दो ही इवेंट के लिए प्रूफ करना है ना। दो इवेंट मान लिए, हमने माना एक इवेंट E1 है और एक इवेंट E2 है। एक इवेंट E1 है और एक इवेंट E2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो E1 में है वो L है, और नंबर ऑफ एलिमेंट जो E2 में वो क्या है, M है। ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, और ये दोनों जो इवेंट हमने अज्यूम किए, ये इवेंट कैसे अज्यूम किए, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अज्यूम किए। जानबूझ के ऐसा अज्यूम किया कि इसके इंटरसेक्शन में कुछ तो आना चाहिए। ठीक है, अगर हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अज्यूम कर लेते तो E1 और E2 के इंटरसेक्शन में कुछ आता ही नहीं। ठीक है, तो हमने जानबूझ के कैसा अज्यूम किया कि E1 और E2 कैसे है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब क्या होगा, इसके इंटरसेक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट तो आएगा। ठीक है, अब हमने ये अज्यूम कर लिया कि इसके इंटरसेक्शन में ना, इसके इंटरसेक्शन में R एलिमेंट है। ठीक है, इसके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं, R एलिमेंट है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। और अगर एज्यूम किया तो बताओ, ये वाले रूल से, ये जो रूल हमने पहले पढ़ा था, इस वाले रूल से नंबर ऑफ एलिमेंट A की जगह पे E1 कर दो, B की जगह पे E2 कर दो, है ना। तो क्या लिखोगे आप इसको, इसको लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 यूनियन E2। आपके पास कितना आएगा बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन E2, और कितना, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 इंटरसेक्शन कितना, E2। ऐसा होगा। और अगर ऐसा होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1, एन E1 कितना अज्यूम किया है, L अज्यूम किया है, एन E2 कितना अज्यूम किया है, M अज्यूम किया है, और इसमें से R को माइनस कर दो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 यूनियन E2 कितना आ गया, L प्लस M माइनस में R। ठीक है, और अगर अब हमें यहीं से प्रोबेबिलिटी पता करनी है तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब NE1, सॉरी ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कि क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसकी प्रोबेबिलिटी, E1 यूनियन E2 इक्वल्स टू क्या होगा, NE1 यूनियन E2 अपॉन में कितना, NS। और इसे क्या लिखोगे आप बताओ जल्दी से, इसे लिखोगे L प्लस M माइनस में R अपॉन में कितना, N। NS क्या माना है, N माना है, तो ये N आ जाएगा। डिनोमिनेटर को सेम रख के सेपरेट कर दो, तो L अपॉन में N प्लस M अपॉन में N माइनस R अपॉन में N। L अपॉन N मतलब क्या हो गया, कि L मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। M अपॉन में N क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2।
और R अपॉन N क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 की। ठीक है, तो ऐसा मतलब हो गया अपने पास किसका, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 निकालोगे आप तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, ये प्रोबेबिलिटी आएगी। ओके, क्या हो जाए इसी में, अगर मान लो E1 और E2 क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, क्या हो, इफ E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए तो क्या होगा बताओ, तो होगा E1 इंटरसेक्शन E2 का जो प्रोबेबिलिटी रहेगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर 0 हो जाएगा तो फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल्स टू कितना बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो अगर आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें क्या आ रहा है, दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, डिसजॉइंट है, तो उनके यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बन जाएगी, दोनों अलग अलग इवेंट के प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखो एडिशन थ्योरम, और एडिशन थ्योरम को ही एक इसका एक्सपांशन फॉर्म लिख दिया है कि अगर मान लो P, क्या बोल रहे हैं यहां से देखो x, ये तो लिख लिया अपन ने। ठीक है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर अपने पास n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इसके प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 एंड सो ऑन En इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस एंड सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ En, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, प्लस के फॉर्म में लिखे या यूनियन के फॉर्म में लिखे, बात एक ही होगी। ठीक है, और फिर आपके पास आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो जैसे मान लो कहीं पे आपको लिखा हुआ मिला क्या, P A यूनियन B, ऐसे आपको लिखा हुआ मिला, तो इसका मतलब आप क्या समझ सकते हो, इसका मतलब आप समझ सकते हो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस B। इसका मतलब आप समझ सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B। ठीक है, और इसी का मतलब ये नोट कर लेना, हाँ, इसी का मतलब आप समझ सकते हो क्या, इसी का मतलब समझ सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, अकरेंस ऑफ एट लीस्ट ए और बी। ठीक है, तो कहीं पे आपको सेंटेंस चेंज करके दे देता है, यूनियन नहीं देता है, इस फॉर्म में दे देता है या इस फॉर्म में दे देता है या इस फॉर्म में देता है या फिर इस फॉर्म में दे देता है, तो इनके प्रोबेबिलिटी का मतलब आप यही समझेंगे। ठीक है, क्या समझेंगे, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 है तो उसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस E2 हो सकता है, या फिर और का मतलब जैसे समझते हो, और मतलब क्या होता है, चाहे पहले सेट में हो चाहे दूसरे सेट में हो, यूनियन में तो आना ही है या और में तो आना ही है। तो कोई भी एक एटलीस्ट एक इवेंट जो है अगर हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी का मतलब इन सब का मतलब एक ही होगा, ये मतलब निकलेगा इसका। ठीक है, और फिर ऐसे ही कुछ रूल और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपन बाद में पढ़ेंगे, है ना, कुछ रूल और भी समझते हैं। जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ मिलता है, कैसा लिखा हुआ मिलता है, अगर ऐसा लिखा हुआ मिलता है आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली, दो इवेंट है उसमें से ऐसा लिखा हुआ आ गया ओनली ए अकर्स, मतलब एक ही होती है, ओनली ए अकर्स, दो इवेंट थे लेकिन उसमें से हमें केवल एक ही मिल रहा है, तो इसका मतलब आपको क्या समझना है, इसको आप डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी A बाय
बी, इस सिंबल से डिनोट करेंगे। और इसका मतलब आप समझेंगे क्या बोल रहा है ये कि प्रोबेबिलिटी ओनली ए अकर, मतलब ए ही होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। तो आपने ऐसा पढ़ा है सेट थ्योरी में, क्या पढ़ा है कि a माइनस बी का मतलब होता है x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड या बट x डजंट बिलोंग्स टू b। ठीक है, ये मतलब आपने पढ़ा है। ठीक है, तो अगर कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है, कैसा लिखा हुआ मिलता है ये कि प्रोबेबिलिटी ओनली ए अकर्स, तो केवल अगर ए होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी को आपको इस सिंबल से डिनोट करना है, और इसका मतलब समझेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है वो तो प्रोबेबिलिटी तो पता ही चल जाएगा। ए माइनस बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसका मतलब क्या समझोगे आप, इसका मतलब आप समझोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये मतलब होगा। तो ये भी आपको नोट करना है कि प्रोबेबिलिटी ओनली ए अकर्स, तो इसका मतलब आपको फाइनली ये समझना है, जल्दी से नोट कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी, इसका मतलब क्या समझोगे, इसका मतलब समझोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी। और इसका मतलब क्या समझोगे, इसका मतलब समझोगे 1 माइनस कितना, आइदर और नाइदर, तो इसको यूनियन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसको आप यूनियन में कन्वर्ट कर दो तो क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। 1 माइनस कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ए का कॉम्प्लीमेंट, नॉर बी तो इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर कहीं पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है, इस फॉर्म में यूज करना है तो इसको ऐसा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एक ये हो गया, और एक क्या लिख सकते हो आप, एग्जैक्टली वाला, एग्जैक्टली वन, मतलब दो इवेंट हो और उसमें से एग्जैक्टली कोई वन की प्रोबेबिलिटी पता करनी हो तो कैसे करोगे, है ना। तो देखो एक ये हो गया, एक इसके बाद और छोटा होगा, हो जाएगा। देखो एक और नोट करो, यहां से ये अगर बोलता है प्रोबेबिलिटी पता करना आपको एग्जैक्टली क्या, एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी अकर्स। ठीक है, कोई एक ही अकर करे, ठीक है, एग्जैक्टली वन अकर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये मतलब होगा इसका। ठीक है, और इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे टू है तो क्या लिख सकते हैं अपन, एक माइनस हो जाएगा, है ना, यूनियन का यूज करें तो इसी को आप लिख सकते हो कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो इस पे बस एडिशन वाली थ्योरम का यूज कर लिया तो ये पूरा क्या हो गया, गायब हो गया, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। और फिर जो सेट्स होते हैं उन पे डी मॉर्गन्स लॉ का यूज कर सकते हो। डी मॉर्गन्स लॉ आपने पढ़ा ही है, या एक रूल और बता देता हूं इसी में ऐड करके, कौन सा रूल होता है, नेक्स्ट ये लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा,
ये लेस देन आर इक्वल्स टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और यहां से एक रूल और बना सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा ये लेस देन आर इक्वल्स टू लिख सकते हैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और ये लेस देन आर इक्वल्स टू रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये भी डायरेक्ट उसी थ्योरम से रिजल्ट बन रहा। कैसे? अभी ये पढ़ा अपन ने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो डेफिनेटली है ये चीज अपन समझ सकते हैं कि इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट रहेगा वो दो सेट के अलग अलग एलिमेंट से कम हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं और कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ज्यादा नहीं हो सकते तो ये वाला रूल सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि ए और बी अगर दो सेट है, आप दोनों का कॉमन यूज कर रहे हो, तो या तो लेस देन एलिमेंट आएगा या तो किसी एक के इक्वल आएगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो रहेगी उसके यूनियन से कम रहेगी, क्योंकि यूनियन में ज्यादा एलिमेंट है ना। यूनियन में ज्यादा एलिमेंट रहेंगे, किसी एक सेट में कम एलिमेंट रहेंगे। तो इसका मतलब किसी एक सेट की प्रोबेबिलिटी यूनियन की प्रोबेबिलिटी से क्या रहेगी, लेस देन आर इक्वल्स टू रहेगी। और उसके बाद अगर हम बात करें कि ये वाला पॉइंट कैसे आया, है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये लेस देन रहेगा, सॉरी ये वाला पॉइंट कहाँ से आया, तो ये यहां से आया। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, इन दोनों के प्लस में से इतना माइनस करते हैं। अगर ये माइनस वाली चीज को हटा दूं तो क्या होगा, ये इससे ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू हो जाएगा। तो ये वाला रूल यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, ये इतने रूल आपको नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, और फिर फाइनल डी मॉर्गन्स लॉ, है ना, कहीं कहीं पे ये सम को बहुत ज्यादा आसान कर देता है। तो ये क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ होता है, आप ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट पता करते हो तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पता करते हो तो क्या आता है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये थोड़ा सा कहीं कहीं पे किसी किसी सम में हेल्प कर देता है प्रोबेबिलिटी पता करने में। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी जो भी पढ़ा इसी पे बेस्ड। ठीक है, देखो क्वेश्चन ऐसा है, कैसा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा है, कैसा, गिवन गिवन टू इवेंट्स, दो इवेंट है अपने पास, एक इवेंट का नाम रख दो ए, एक इवेंट का नाम रख दो बी, दो इवेंट है। ठीक है, इफ ऑड्स ऑड्स अगेंस्ट ए आर as 2:1 and and those in favor of a union b are as कितना, 3:1। ठीक है, ऐसा है। तो आपको पता करना है, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये करना है, एक क्वेश्चन और करना है अपन को। तो चलो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। ये है, गिवन टू इवेंट्स ए एंड बी, दो इवेंट है अपने पास जिसमें कि ए के अगेंस्ट जो ऑड्स चल रहे हैं वो 2:1 का चल रहा है, और ए यूनियन बी के जो ऑड्स चल रहे हैं वो क्या चल रहा है, 1:2
सॉरी 3:1 चल रहा है। तो हमें पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता करना है। ठीक है, अगेंस्ट में लिखा हुआ है, अरे यार, अगेंस्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? अगेंस्ट में मतलब लिखा है तो फेवर में क्या यूज करोगे आप? 1 यूज करोगे। ठीक है, बाद वाला। और फिर क्या लिखा है? फिर क्या लिखा है? दोज इन फेवर ऑफ ए यूनियन बी, फेवर में है। ठीक है, तो दूसरा क्या दिया है? फेवर में दिया। फेवर में कितना गिवन है आपको? फेवर में गिवन है, फेवर ऑफ ए यूनियन बी गिवन है कितना? 3:1 का। तो इसका मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? फेवर में है, यानी कि ये यूज करना है। तो 3/3 कितना हो गया? 4। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/4 हो गई। ओके, अब देखो अपन यूज करते हैं। हमें क्या पता करना है? बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखो, अभी अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होती है ये लेस देन आर इक्वल्स टू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो यहां से क्या मिला अपन को? यहां से मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा ये लेस देन आर इक्वल्स टू ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 3/4। तो यहां से एक रिजल्ट मिल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगी वो क्या हो जाएगी? 3/4 से लेस देन आर इक्वल्स टू रहेगा। अब देखो एक और रिजल्ट यूज करते हैं अपन। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों में हमें ऐसा नहीं बोला गया है। कैसा नहीं बोला गया है? अच्छा, इस चीज का यूज कर लो। आपके पास कोई भी इवेंट है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होती है। कोई भी इवेंट है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है अपने पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम ऐसा लिख सकते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होगा। क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू पता करने के लिए अपने पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका यूज कर लो। तो आपके पास कितना बचेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो बचेगा ये कितना बचेगा? ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे प्लस वाली क्वांटिटी को इससे रिप्लेस करा। ठीक है, अब यहां से क्या आएगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है? 3/4 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 1/3 है, तो माइनस में 1/3। इसको सॉल्व कर लो। तो एलसीएम कितना आया? 12। 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, तो कितना आ गया? 5/12। और इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू कितना है? 5/12। ठीक है, इसका मतलब बी की प्रोबेबिलिटी 5/12 से ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है और 3/4 से लेस देन आर इक्वल। देखो यहाँ पे क्या है? लेस देन 3/4 आया और यहाँ पे क्या आया? ग्रेटर देन 5/12 आया। इसका मतलब ये निकलता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 5/12 है और लेस देन आर इक्वल्स टू कितना है? 3/4 है। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो आपके पास दो इवेंट हैं। एक और क्वेश्चन, क्या इवेंट है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ओके, सच दैट क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू गिवन है 3/4 और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है,
इसके साथ में आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 2/3। तो आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो क्या क्या पता करना है। पहला पहला फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दूसरा फाइंड आउट करना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तीसरी चीज जो फाइंड आउट करनी है आपको वो पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और जो फोर्थ थिंग पता करना है आपको, फोर्थ वो पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ये चार चीजें फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, कितनी चीजें पता करनी है, ये चार चीजें पता करनी है। ठीक है, तो देखो सीखते हैं भाई कैसे पता करेंगे अपन। सॉल्यूशन पे आते हैं और देखो क्या होगा। आपके पास जो गिवन है, क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। कितना गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये गिवन है 2/3। और हमने ये फॉर्मूला पहले पढ़ा है। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का ई बार इक्वल्स टू 1 पढ़ा है। तो इस क्वांटिटी को इधर भेज दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे यूज कर लो। यूज करेंगे तो क्या आएगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2/3। और इसका मतलब 3 1 जा 3, 3 में से 2 गए कितने बचे 1, तो 1/3 इतना आ जाएगा। अब बचा क्या पता करने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता करना है यहां से। तो एडिशन थ्योरम यूज कर लो। क्या पता है आपको, है ना, क्या पता है, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है, यूनियन की है 3/4, इंटरसेक्शन की है 1/4। ठीक है, यूज कर लो यहाँ पे। यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यूनियन की प्रोबेबिलिटी है 3/4। ए की प्रोबेबिलिटी 1/3, ये अभी अभी फाइंड आउट करी। बी की प्रोबेबिलिटी नहीं पता है, पता करना है। और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1 है कितनी, 4। सबको उधर भेज दो, तो कितना बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 3/4 माइनस 1/3 प्लस 1/4। इनका एलसीएम लेकर सॉल्व करो। देखो 3/4 और 1/4 दोनों मिलके 1 बनाएंगे। 1 में से 1/3 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। ठीक है, इसके आगे जो सेकंड हो गया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी पता कर चल गया। प्रोबेबिलिटी थर्ड वाले क्वेश्चन का पता करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, बस फॉर्मूला याद रखना है, आसान हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की 1/4। दोनों को सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 4 - 3 यानी 1/4 3 जा 1/4 3 जा 12। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी तो आप पता ही कर लोगे। कौन सा पार्ट है, फोर्थ वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। जल्दी से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो और बताओ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी फाइंड आउट करिए, 2/3।
इंटरसेक्शन का 1/4। इसको सॉल्व कर लो